सीरिया से बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने और अहमद अल शरा के हाथ में कमान आने के बाद से अरब के सुन्नी मुस्लिम बहुल देशों से आवाजाही शुरू हो गई है। गुरुवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी दमिश्क पहुंचे तो अल शरा ने हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। सीरिया में 13 सालों के गृह युद्ध में कतर ने वहां के विपक्ष को समर्थन दिया था। कहा जा रहा है कि शेख तमीम के दौरे से उम्मीद की जा रही है कि सीरिया के नवनिर्माण में कतर की अहम भूमिका होगी। कतर न्यूज़ एजेंसी से राजनीतिक विश्लेषक और लेखक खालिद वालिद महमूद ने कहा, शेख तमीम का दौरा प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक है। बशर अल असद के सत्ता से बेदखल होने के बाद किसी अरब देश के शासक का यह पहला दौरा है। इस दौरे से अल शरा को लेकर स्वीकार्यता बढ़ेगी और राजनयिक चैनल खुलेंगे। कतर के संबंध अमेरिका और तुर्की दोनों से अच्छे हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व में कतर की पहचान एक मध्यस्थ के रूप में भी है। कतर न्यूज़ एजेंसी से अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज़ के रिसर्चर अहमद कासिम हुसैन ने कहा, दमिश्क में कतर के अमीर के दौरे को वहां की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में उनके रोल को रेखांकित करता है। अहमद अल शरा से मिलने के बाद शेख तमीम बिन हमाद ने कहा, दमिश्क में गर्मजोशी से स्वागत और आवभगत के लिए अपने भाई और राष्ट्रपति अहमद अल शरा को धन्यवाद देता हूं। ये हमारी पहली मीटिंग थी और बहुत ही सकारात्मक रही। हम सीरिया के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीरिया के लोगों ने बहुत कुछ दांव पर लगाया था। हम सीरिया के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मेहनत करेंगे और उनकी महत्वाकांक्षा के लिए काम करेंगे। इस बीच सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। पिछले सप्ताह सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने दमिश्क का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब सीरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध खत्म करने में मदद करेगा। अहमद अल शरा के सत्ता में आने के बाद देश में 2012 के संविधान को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा असद सरकार की संसद को भी भंग कर दिया गया है। शरा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में शांति स्थापित करना, संस्थानों का पुनर्निर्माण करना और एक स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना होगा। सीरिया में नए संविधान बनने तक अल शरा देश में शासन चलाने के लिए नई विधायी परिषद बनाएंगे। ब्लूमबर्ग ने सीरिया के सरकारी मीडिया के हवाले से लिखा है कि ये देश में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की कवायद है। वॉशिंगटन में अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट की एना जैकब्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नई सीरियाई सरकार के समर्थन में कतर के अमीर आज दमिश्क पहुंचे। वो असद शासन के पतन के बाद सीरिया की यात्रा करने वाले पहले अरब राष्ट्राध्यक्ष हैं। दोहा ने असद के साथ रिश्ते सामान्य करने से इनकार कर दिया था और पूरे युद्ध के दौरान सीरियाई विपक्षी कार्यालय की मेजबानी की थी। दमिश्क के दौरे को लेकर कतर के अमीर ने कहा, सीरिया में पुनर्निर्माण के लेकर अल शरा से बात हुई। देश में निवेश, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को दोबारा खड़ा करने पर बात हुई ताकि सीरिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। कतर इस काम में सीरिया की पूरी मदद करेगा। सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध के बाद कतर पहली बार वहां के शासन से संपर्क कर रहा है। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद कतर ने सीरिया से राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। बशर अल असद के पतन के बाद सबसे पहले तुर्की ने वहां अपना दूतावास दोबारा खोला था। इसके बाद दूतावास खोलने वाला कतर दूसरा देश था। थानी से पहले कतर के प्रधानमंत्री ने भी सीरिया का दौरा कर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में मदद का वादा किया था। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सीरिया पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब ने भी सीरिया की पूरी मदद का वादा किया है। सऊदी अरब के किंग और प्रिंस की ओर से अल शरा को अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर बधाई देने के बाद कहा कि सऊदी अरब सीरिया को अपने पैरों पर खड़ा होने में पूरी मदद करेगा। इस महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान सऊदी अरब ने अपनी राजधानी रियाद में सीरिया के लिए एक बड़ा सम्मेलन किया था। सऊदी मीडिया के मुताबिक इसमें जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इराक और तुर्की के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। असद शासन में ईरान और रूस का करीबी रहा सीरिया अब सऊदी अरब और पश्चिमी जगत के नज़दीक जाता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें सऊदी अरब उसकी मदद कर रहा है। रियाद में हुए सम्मेलन में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने सीरिया पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि सीरिया को दोबारा खड़ा करने और उसके विकास में ये प्रतिबंध आड़े आएंगे। इस सम्मेलन में शामिल हुए पश्चिमी देशों और उसके संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने 2011 में सीरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब यूरोपीय संघ और जर्मनी के प्रतिनिधियों ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बशर अल असद के शासन तक सऊदी अरब और सीरिया के रिश्ते काफ़ी उतार चढ़ाव भरे थे। असद शासन जहां ईरान और रूस के नज़दीक था, वहीं सऊदी अरब अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के अधिक नज़दीक है। दूसरी ओर सीरिया सुन्नी मुस्लिम बहुल मुल्क है, जिसका शासन हाल तक बशर अल असद के हाथों में था, जो कि अलावाइट समुदाय से आते हैं। ये समुदाय शिया इस्लाम को मानता है। बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ने वाला संगठन हयात तहरीर अल शाम एक सुन्नी मुस्लिम संगठन है और उसके नेता अहमद अल शरा हैं। सीरिया के पूर्व शासक बशर अल असद को देश छोड़ने को मजबूर करने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया के 2012 के संविधान को रद्द कर दिया है। शिया श्रद्धालुओं को इराक, ईरान और सीरिया ले जाने वाले लखनऊ के काजमैन मोहल्ले के मौलाना गुलाम सरवर का कहना है कि फिलहाल वह किसी को भी सीरिया नहीं ले जा रहे हैं। मौलाना सरवर इसी साल 2 नवंबर को सीरिया से लौटे हैं। वे बताते हैं, पहले सीरिया के लिए ईरान से सीधे उड़ान थी, इसे अब रोक दिया गया है। दरअसल सीरिया की सत्ता पर काबिज होने वाले HTS का झुकाव सुन्नी इस्लाम की तरफ है। उससे पहले सीरिया पर शासन कर रहे बशर अल असद को शिया बहुल मुल्क ईरान की हिमायत मिली हुई थी।
जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ की प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या का कहना है, पहले की बशर अल असद की हुकूमत पर ईरान का असर था। इसके धार्मिक कारण भी थे। साल 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। उस वक्त सीरिया में बशर अल असद के पिता हफीज़ अल असद का शासन था। वे सीरिया के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के थे। ईरान ने इस वजह से उनका समर्थन किया था। हमारी मुलाकात लखनऊ के दुबग्गा की रहने वाली 55 साल की रज़िया बानो से हुई। वे सीरिया जाने के लिए कई ट्रैवल एजेंट के चक्कर लगा रही हैं। उनका कहना है कि जब वे धार्मिक यात्रा पर जाएंगी तो शाम यानी सीरिया ज़रूर जाएंगी। हालांकि उनको वहां जाने के खतरे के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। सीरिया से शिया समुदाय का जुड़ाव बहुत पुराना है। ऐतिहासिक तौर पर बताया जाता है कि सीरिया उम्मयद शासन का केंद्र रहा है। इनकी इस्लाम के चौथे खलीफा अली से नहीं बनती थी। शिया अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। कनाडा के ओटावा शहर में रहने वाले भारतीय मूल के मौलाना अली जफर जैदी ने BBC हिंदी से कहा, शिया समुदाय के 2 महत्वपूर्ण स्थान सीरिया में हैं। एक तो सैयदा ज़ैनब की कब्र है, यह इमाम हुसैन की बहन थीं। दूसरी उनकी बेटी सुकैना की है, इन्हें अरबी लोग रुकैया भी कहते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के शिया और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के 1 लाख से ज़्यादा लोग लेबनान में शरण ले चुके हैं। अनाधिकारिक आंकड़े इससे ज़्यादा हो सकते हैं। सीरिया में तकरीबन 23 लाख शिया हैं। ये पूर्व शासक बशर अल असद के समर्थक माने जाते हैं। दूसरी ओर HTS द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने मीडिया से कहा है कि वे सभी धार्मिक समूहों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। समाचार वेबसाइट फ्रांस 24 की एक खबर के मुताबिक सैयदा ज़ैनब के मज़ार के निदेशक दिप्रेयाम ने कहा है कि उनकी अधिकारियों से बात हुई है। मज़ार खुली हुई है और वहां पर काम करने वाले लोग आ सकते हैं। शिया श्रद्धालुओं को ले जाने वाले कई टूर ऑपरेटरों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जनवरी में हमारे साथ कई लोग सीरिया जाने वाले थे। नए हालात में अब वे लोग सिर्फ इराक और ईरान ही जा पाएंगे। सीरिया के सरकारी मीडिया ने एक बयान जारी कर कहा था कि अहमद अल शरा सत्ता हस्तांतरण के इस दौर में देश के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन कब तक वो इस पद पर रहेंगे ये नहीं बताया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के पतन के बाद देश में सुरक्षा के हालात गंभीर बने हुए हैं। देश में विद्रोही गुटों के बीच लगातार टकराव चल रहा है। हयात तहरीर अल शाम ने देश में कानून व्यवस्था की बहाली और सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों को सुरक्षा देने का वादा किया है, लेकिन देश में मौजूद अलग अलग विद्रोही गुटों की मौजूदगी ने इस काम को मुश्किल बना रखा है। हयात तहरीर अल शाम ने विद्रोही गुटों को सेना में शामिल करने के लिए कई बैठकें की हैं। संगठन का कहना है कि युद्ध से जर्जर इस देश में हालात बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है। संगठन ने असद सरकार में शामिल सैनिकों को अपने हथियार जमा करने को कहा है। उन्हें नई सत्ता के प्रति प्रतिबद्धता जताने के लिए कहा गया है। सीरिया भी अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सामान्य करने में लगा हुआ है। सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा भी चर्चाओं में हैं। उन्होंने रविवार को लेबनान के नए चुने गए राष्ट्रपति जोसेफ ओन को फ़ोन कर बधाई दी है। ये फ़ोन कॉल उस समय की गई जब लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती सीरिया की राजधानी के दौरे पर थे। नजीब मिकाती ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को बहाल करने की दिशा में दमिश्क का दौरा किया है। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद से लेबनानी सरकार के किसी प्रमुख का ये पहला दौरा था। चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह का असद शासन समर्थन करता था, जिसकी वजह से पिछली लेबनानी सरकारें सीरिया का दौरा करने से बचती रही हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अहमद अल शरा ने कहा कि बैठक में प्रवासन और तस्करी जैसे मुद्दों को लेकर बात हुई है। सीरिया की समाचार एजेंसी ने अल शरा के हवाले से कहा कि अगर उनका बस चले तो वो लेबनान से लगी सीमा को पूरी तरह खोल दें। आप देख रहे हैं न्यूज देवेंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।